नींद और निंदा पर जो विजय प्राप्त कर लेते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 21 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के टोटल जो 11 सिलेक्टिव करंट अफेयर हैं ये आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछाएंगे और कल के वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे उनके आंसर भी बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो देखिए, जो आपके धम्मिका प्रसाद हैं ये श्रीलंका के तेज गेंदबाज यानी कि फास्ट बॉलर थे और इन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो आइए थोड़ा सा इनके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, जो श्रीलंका के फास्ट बॉलर हैं धम्मिका प्रसाद, इन्होंने 25 टेस्ट मैच 24 वनडे मैच में जो है श्रीलंका का लीडरशिप किया था और 75 और 32 विकेट चटकाए थे 25 टेस्ट मैच में और 24 वनडे में क्रमशः। देखिए, इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2011 में एकमात्र टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था। और जो आपके धम्मिका प्रसाद हैं इन्होंने आखिरी बार अक्टूबर 2015 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेला था श्रीलंका की तरफ से। तो याद रखिएगा इसको कि श्रीलंका के जो गेंदबाज थे धम्मिका प्रसाद, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। दूसरा प्रश्न है कि किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान सुनिएगा सारे फैक्ट को। देखिए, अभी हाल ही में जो आपकी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है इसको जो है 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है। और ये क्या चीज़ है मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा शहरी वनों के विकास और रख रखाव की प्रतिबद्धता के लिए 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। और जो आपका हैदराबाद है ये अब तक जो है ट्री सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र शहर भी है और इसीलिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। और इसी के साथ तेलंगाना का जो हैदराबाद शहर है ये जो है समान विचारधारा वाले वैश्विक शहरों के उन नेटवर्क में शामिल हो गया है जो कि स्वस्थ, लचीला और खुशहाल शहरों के निर्माण में पेड़ों के महत्व को पहचानते हैं। और देखिए, आपको बता दूं जो आपका 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मान्यता है ये इस कार्यक्रम का दूसरा वर्ष है जिसमें 63 देशों के 120 शहरों को शामिल किया गया था और इसमें से अधिकांश शहर जो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो ये सारी डिटेल्स याद रखिएगा। जो सबसे खास बात याद रखना है एक लाइन में कि अभी हाल ही में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को जो है 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है। और खाद्य और कृषि संगठन की बात करेंगे जिसके द्वारा यह मान्यता मिली है। देखिए, खाद्य और कृषि संगठन जो है इसके अध्यक्ष हैं क्यू डोंगियो और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल प्रणालियों हेलिना और ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। देखिए, अभी हाल ही में जो आपकी ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं हेलिना और ध्रुवास्त्र, इन दोनों का परीक्षण भारत ने किया है। और इसका परीक्षण अभी हाल ही में डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में किया गया था। देखिए, जितने भी परमाणु परीक्षण या फिर एंटी टैंक गाइड मिसाइलों के परीक्षण या फिर कोई भी डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ होता है तो वो कहाँ पे मतलब वो न्यूज़ कहाँ से रिलेटेड है, मतलब कोई भी सैन्य अभ्यास हुआ तो कहाँ पे हुआ, किस प्लेस पे हुआ, कब हुआ, डेट वगैरह, मतलब जितनी भी चीज़ें मेरे पास इकट्ठा होती हैं जो कि न्यूज़पेपर में मिल जाती हैं मुझे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है इसलिए आपको यहाँ पे विशेष रूप से बताया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं हेलिना और ध्रुवास्त्र की। अगर ये पूछा जाए एग्जाम में कि हेलिना और ध्रुवास्त्र क्या है तो ये दोनों जो है टैंक रोधी गाइडेड मिसाइलें हैं, ठीक है। और इनका परीक्षण अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया, फरवरी 2020 में किया गया था। किसके द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा। कहाँ पर, राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में। देखिए, जो आपका हेलेना है ये जो है सेना का संस्करण है यानी कि इसको आर्मी वालों को दिया गया है। और ध्रुवास्त्र का इस्तेमाल जो है एएलएच का ये वायुसेना संस्करण है, मतलब इसको जो है जो एयरफोर्स वाले हैं वो अपने फाइटर जेट में लगाकर और जो टैंक वगैरह होते हैं, ठीक है, दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने के लिए जो है किया जाएगा। देखिए, जो आपकी ये दोनों प्रणालियां हैं हेलिना और ध्रुवास्त्र, ये सभी मौसम में दिन और रात में लक्ष्य साधने में सक्षम है और इससे जो है टैंकों को निशाना बनाया सकता है कभी भी युद्ध के समय में। डीआरडीओ की बात कर लेते हैं। डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसको हिंदी में हम कहते हैं क्या, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी।
चौथा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस व्यक्ति को टाइम पत्रिका की भविष्य को आकार देने वाले 100 उभरते नेताओं की वार्षिक सूची 2021 टाइम 100 नेक्स्ट में जो है शामिल किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके चंद्रशेखर आज़ाद हैं। इनको रावण के नाम से भी आप जानते हैं, रावण के नाम से भी फेमस हैं। और आपने एक दलित अधिकार संगठन का नाम सुना होगा, भीम आर्मी, ठीक है। तो भीम आर्मी के ये संस्थापक सदस्य हैं। देखिए जो भीम आर्मी है, इसकी स्थापना 2015 में सतीश कुमार, विजय रतन सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर की थी। तो इसके फाउंडर मेंबर्स में से एक है चंद्रशेखर आज़ाद, और इनको भी हाल ही में टाइम पत्रिका की भविष्य को आकार देने वाले 100 उभरते नेताओं की वार्षिक सूची 2021 टाइम 100 नेक्स्ट में जो है शामिल किया गया है। और देखिए जो आपके चंद्रशेखर रावण, ये भारतीय तो हैं ही, लेकिन भारतीय मूल के 5 और लोगों को इसमें शामिल किया गया है। और ये 5 लोग कौन हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए जो ट्विटर कंपनी है, सोशल नेटवर्किंग साइट, ठीक है, तो ट्विटर के वकील हैं विजया गड्डे, और यूके के वित्त मंत्री ऋषि सुनक, और इंस्टाकार्ट के संस्थापक और सीईओ अपूर्व मेहता, गेट अस पीपीई के कार्यकारी निदेशक और चिकित्सक जो हैं जिनका नाम है शिखा गुप्ता, गैर लाभकारी आपसोलो के संस्थापक रोहन पाउलुरी जो है, ये 5 भारतीय मूल के व्यक्ति जो हैं इनको भी इस सूची में शामिल किया गया है। तो इन 5 भारतीय मूल के व्यक्तियों का नाम और चंद्रशेखर आज़ाद का नाम याद रखेगा। ये सभी जो है टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल हुए हैं, ठीक है। और 5वां प्रश्न है कि 6वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस किस तिथि को मनाया गया। देखिए कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो लाइफ टाइम चलते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को सवाल आता है, सर मेरा फला एग्जाम है और मैं कितने दिन का करंट अफेयर पढूं। देखिए नॉर्मली आपको आजकल सारे एग्जाम में 1 ईयर के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ना कि अगर कोई योजना 2005 में लॉन्च हुई है और 2003 में भी लॉन्च हुई है, अगर वो काफ़ी पॉपुलर योजना है और अभी तक जो है वो रन कर रही है, केंद्र सरकार की योजना है फिर राज्य सरकार की योजना है, तो वो एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो ऐसी योजनाओं को मैं अपडेट करते रहता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, ठीक है। देखिए इस साल हमने 6वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया, कब, 19 फरवरी 2021 को। और 19 फरवरी को हम क्यों मनाते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, इसका कारण है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को शुरू किया था। ये प्रश्न एग्जाम में यूपीएससी वाले तक पूछ लेते हैं, यूपीएससी एनडीए सीडीएस वाले, ठीक है, कि जो आपका ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड है इसको कब और कहां से लॉन्च किया गया था। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड को प्रधानमंत्री ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में लॉन्च किया था, ठीक है। और देखिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड होता क्या है, एक आपको मतलब एक टीम जाती है आपके खेतों में और वो क्या करेगी, आपका सॉइल मतलब आपकी मिट्टी लेगी खेत की और उसका सॉइल प्रोफाइल निकालेगी कि आपके खेत की मिट्टी में कितना वहाँ पे जो है अमोनिया चाहिए, सॉरी नाइट्रोजन चाहिए, और कितना उसको जो है फास्फोरस चाहिए, और मतलब कितना उसको पोटेशियम चाहिए। आपने देखा हो बहुत सारी खादें आती हैं, एक खाद आती है NPK, ठीक है। NPK की मात्रा क्या होती है, 12 32 16। इसका रेशियो एग्जाम में पूछाता है कि जो आपकी खाद होती है NPK, इसमें जो N मतलब आपका हो गया नाइट्रोजन, P का मतलब हो गया पोटेशियम, और K का मतलब सॉरी P का मतलब हो गया फास्फोरस, और K का मतलब हो गया पोटेशियम, ठीक है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो ये 12 32 16 के रेशियो में जो आपके उर्वरक होते हैं उनमें यूज किया जाता है। तो NPK मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। और देखिए पिछले साल कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया था, जो आपकी उर्वरक होती है NPK, इसमें N का मतलब क्या होता है, P का मतलब क्या होता है, K का। तो ये तीनों मैंने आपको बता दिया है, फिर से सुन लिए। N का मतलब नाइट्रोजन से है, P आपका हो गया फास्फोरस, और K जो है ये सिंबल आपका होता है पोटेशियम का, ठीक है। इसका रेशियो क्या है, 12 32 16। लेकिन अब क्या हो गया है कि जब से आपका ये सॉयल हेल्थ कार्ड बनने लगा है, यानी कि जो आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनने लगा है, इसमें ये बताया जाता है कि भाई आपकी जो मिट्टी है इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत जो है मतलब इतना कमी है, मतलब इसमें इतने परसेंट यानी कि 12% नाइट्रोजन की जरूरत है, इसमें 12% ही नाइट्रोजन डालिए। इसमें पोटेशियम इतनी मात्रा में चाहिए, फास्फोरस इतनी मात्रा में चाहिए, यूरिया जो आपका है उसको इतनी मात्रा में डालना है। तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप उतना ही उर्वरक डालेंगे तो आपका जो फसल होगा ये और अच्छी तरीके से मतलब आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को लॉन्च किया गया था, कब, 19 फरवरी 2015 को। तो ये पर्पज है इस स्वास्थ्य कार्ड का। और अगर आपने नहीं बनवाया तो आप स्वास्थ्य मतलब इस स्वास्थ्य कार्ड को बनवा सकते हैं और उसी रेशियो में यूज़ कर सकते हैं उर्वरक को जिस रेशियो में आपकी मिट्टी में उनकी ज़रूरत है। देखिए इस योजना का उद्देश्य जो है हर 2 साल में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है, ताकि
मृदा में पोषण संबंधी कमियों को दूर किया जा सके। और ये योजना जो है ये किसानों को पैदावार में वृद्धि के दौरान अतिरिक्त आय सुनिश्चित करती है। ये टिकाऊ खेती को भी बढ़ावा देती है। और अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ। देखिए, जो आपका यूरिया होता है, ठीक है, तो यूरिया का केमिकल फार्मूला क्या होता है, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। देखें कितने लोगों को पता है यूरिया का केमिकल फार्मूला क्या होता है। देखिए, यूरिया केमिकल फार्मूला होता है NH2CO NH2, ठीक है। तो NH2CO NH2 जो है ये यूरिया का केमिकल फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। और नहीं याद होता है तो मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बताता हूँ। NH2 मतलब देखिए यहाँ पर लिखा है NH यानी कि नाच, फिर दो, कंपनी नाच दो, ठीक है, नाच दो कंपनी नाच दो याद रखिएगा। NH2CO NH2 याद हो जाएगा। तो ये यूरिया का केमिकल फार्मूला है, उसको आप याद रखेंगे, ठीक है। छठवां प्रश्न की हाल ही में स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए CSIR ने किस संस्था के साथ समझौता किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका स्वास्थ्य अनुसंधान है यानी कि हेल्थ सेक्टर में जो रिसर्चेज हैं उसको बढ़ावा देने के लिए CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने जो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो आइए दोनों संस्थाओं के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे CSIR के बारे में। देखिए CSIR का पूरा नाम क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके हेड हैं शेखर C मंडे और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। और जो आपका दूसरा संगठन है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, देखिए इसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपका है वाशिंगटन DC USA में। और इसकी स्थापना जो है मेलिंडा गेट्स और बिल गेट्स ने की थी। बिल गेट्स कौन है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं। सातवां प्रश्न की हाल ही में भारतीय नौसेना जहाज प्रलय 20 फरवरी से 25 फरवरी 2021 तक नौसेना रक्षा प्रदर्शनी यानी कि नेवल डिफेंस एग्जीबिशन, जिसका इसको शॉर्ट में नाम दिया गया है NAVDEX 21, और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी यानी कि इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन 2021 में भाग लेने के लिए किस देश में भेजा गया था। तो देखिए भारतीय नौसेना का जो जहाज था प्रलय, इसको जो है भेजा गया था संयुक्त अरब अमीरात में 20 फरवरी से 25 फरवरी 2021 तक किसमें भाग लेने के लिए, नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी है, इन दोनों में भाग लेने के लिए। देखिए INS प्रलय के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, ये मतलब इसकी क्या खूबियां हैं। देखिए INS प्रलय जो है ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया स्वदेशी निर्मित एक जो है प्रबल क्लास मिसाइल वेसल्स का दूसरा जहाज है। और इसको 18 दिसंबर 2002 को जो है भारतीय नौसेना में विभिन्न प्रकार के सतह युद्ध अभियानों के लिए कमीशन किया गया था। देखिए INS प्रलय जो इसको क्यों भेजा गया, क्योंकि ये हमारा स्वदेश निर्मित पोत है। और इसकी जो भागीदारी है ये भारत के स्वदेशी जहाज निर्माण की ताकत को प्रदर्शित करेगा इस प्रदर्शनी में, जो कि माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के अनुरूप है। और आठवां प्रश्न है कि फरवरी 2020 में किस व्यक्ति के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथन के कार्यक्रम को संबोधित किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में फरवरी 2020 में जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथन के कार्यक्रम को संबोधित किया गया। और इस हैकाथन की जो है जो थीम्स यानी कि विषय थे ये टोटल 4 थे। ये 4 विषय कौन कौन से हैं, देखिए इसमें पहला विषय है पैकेजिंग कचरे को कम करने में पैकेजिंग में नवाचार। दूसरा है कचरे से बचने के लिए खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में नवाचार। तीसरा है प्लास्टिक कचरे में कमी के अवसर पैदा करना। चौथा विषय इसका है महत्वपूर्ण ऊर्जा धातुओं और ई कचरे का पुनर्चक्रण। तो ये 4 विषय रखे गए हैं इस हैकाथन के। और इस हैकाथन में और भी क्या खास बातें हैं, देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथन कार्यक्रम को संबोधित किया था। और एक सर्कुलर इकोनॉमी का तात्पर्य क्या है, देखिए यहाँ पे एक शब्द आ रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी। तो सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, देखिए सर्कुलर इकोनॉमी का तात्पर्य है कि इस सतह की सामग्रियों को एम्बेडेड संसाधनों के साथ बर्बाद करने के बजाय नए उत्पादों को बनाने के लिए उत्पादन चक्र में कचरे का पुनः उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपने रिसाइकलिंग के बारे में सुना होगा, किसी चीज़ को हम रिसाइकिल करते हैं कचरे से, फिर तुरंत जो है कुछ हम अच्छी चीज़ें बनाते हैं कचरे का यूज करके, तो इसको रिसाइकिल होना कहते हैं। और देखिए जो आपका ये IAS यानी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथन है, ठीक है, तो ये जो है संयुक्त रूप से अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, भारत सरकार और राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया गया था हाल ही में। और भारत की 39 टीमों में से 200 से अधिक प्रतिभागियों और ऑस्ट्रेलिया से 33 टीमों ने इसमें भाग लिया था, तो इसको याद रखिएगा।
और 9वां प्रश्न है कि 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में मनिका बत्रा ने किसे हराकर महिला एकल का खिताब जीता। तो देखिए अभी हाल ही में 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जो भारत की मनिका बत्रा इन्होंने रीत ऋषिया को हराकर जो 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप था इसमें महिला एकल्स का खिताब यानी कि वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता है। थोड़ा सा डिटेल में हम जानेंगे इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था। देखिए अभी हाल ही में भारत की शीर्ष श्रेणी की टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने हरियाणा के पंचकुला में आयोजित देखिए हरियाणा के पंचकुला में एक प्लेस है ताऊ देवीलाल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो वहां पर आयोजित 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीतने के लिए महिला एकल फाइनल में रीत ऋषिया को 4-2 से हराया था। और देखिए ये खिताब ये मनिका बत्रा का दूसरा राष्ट्रीय खिताब था और इन्होंने 2015 में हैदराबाद में अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता था। 10वां प्रश्न की विश्व पेंगोलिन दिवस 2021 ये किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए विश्व पेंगोलिन दिवस 2021 को हमने 20 फरवरी को मनाया। देखिए इसकी डेट हर साल चेंज होती रहती है क्योंकि ये फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो फरवरी महीने का तीसरा शनिवार जब भी पड़ेगा जिस तिथि को, उस तिथि को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। देखिए पेंगोलिन एक जानवर होता है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसके बॉडी पे बहुत बड़े बड़े स्केल्स होते हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी खूबसूरत दिखता है। और देखिए 2021 में 20 फरवरी को हमने वार्षिक विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया। इस दिन का उद्देश्य है इन अद्वितीय स्तनधारियों के बारे में यानी कि पेंगोलिन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संरक्षण प्रयासों को तेज करना। देखिए एशिया और अफ्रीका में पेंगोलिन की संख्या तेजी से घट रही है, इसीलिए इनके संरक्षण पर ध्यान देने के लिए विश्व पेंगोलिन दिवस मनाते हैं हम कब, फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को, और इस बार फरवरी महीने का तीसरा शनिवार 20 फरवरी को पड़ा था। 11वां है कि सामाजिक न्याय का विश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए सामाजिक न्याय के विश्व दिवस को हम 20 फरवरी को मनाते हैं और इस वर्ष सामाजिक न्याय के विश्व दिवस का विषय रखा गया है डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए आह्वान, यानी कि अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसने सर्वसम्मति से 10 जून 2008 को निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर ILO घोषणा को अपनाया था। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए इसको फटाफट लाइक कीजिए क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। जैसे मैं आपको मोटिवेट करता हूं वैसे आप लाइक करके इसका बदला दिया कीजिए मुझे, ठीक है। तो आप मेरे लिए लाइक करो, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मोटिवेशनल कोट्स और करेंट अफेयर्स प्रोवाइड करता रहूँ। देखिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देके देखिए पहला प्रश्न आज का है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया, बताइए। दूसरा कि किस व्यक्ति को टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष चुना गया, बताइए। तीसरा कि दक्षिण अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेटर IPL नीलामी के इतिहास में सबसे ज्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया, बताइए। और चौथा है कि हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है, बताइए। और पांचवा की संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है, इनका नाम बताइए। और हम बात करेंगे कल के क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किसे को चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए। इनका नाम है क्या, YS जगनमोहन रेड्डी। ये मुझे बताना है, आपको नहीं बताना है। दूसरा कि हाल ही में किस राज्य में 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ कैंटीन शुरू की गई, तो देखिए इसको स्टार्ट किया गया था पश्चिम बंगाल में। और तीसरा था हाल ही में किसने नया इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया, तो देखिए इसको इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। चौथा था कि हाल ही में किसने भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के तीसरे संस्करण का विमोचन किया, तो देखिए इसका विमोचन थावरचंद गहलोत ने किया। और इस शब्दकोश के बारे में मैंने आपको परसों बहुत डिटेल में बताया था, तो परसों का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। पांचवा था कि हाल ही में किस देश ने ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नामक नौसेना अभ्यास में भाग लिया, तो देखिए भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इसी प्रश्न के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।